देखिए, टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आज के बैच का नाम ही है महा मैराथन। कभी हम ऐसा किए नहीं, बहुत अकबकाहट वाला, लेकिन हमारा काम एकदम स्टेबिलिटी वाला काम करने का काम एकदम शुरू करते हैं और काम को धीरे धीरे अप्रोच करते हैं। एकदम आराम से सुनिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, माइंड को सेट कर लीजिएगा कि आज के एपिसोड में हम लोग का जो सफर है वो सफर 1905 से लेकर यानी बंगाल से विभाजन से लेकर 1947 देश की आजादी तक का सफर हम लोग तय करने जा रहे हैं। अगर हम लोग अच्छे तरीके से इस चीज को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इतना पक्का है कि हम लोग को जब भी मॉडर्न इंडिया का पार्टिसिपेशन मिलेगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से उस पर डिलीवर कर सकते हैं। अब चलते इस महामैराथन के एपिसोड में हम लोग काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग के पास जो अप्रोच आता है वो सबसे पहला नाम होता है 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 का कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। बोलता है जिस समय जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगर कर्जन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर लॉर्ड कर्जन का एप्रोप्रिएट हम लोग बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन की ये प्रतिक्रियावादी नीति थी। कौन? बंगाल विभाजन। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज द रिएक्शनरी। ये क्या था? रिएक्शनरी व्यू था, ना कि ये जो क्षेत्र था वो बड़ा था, बल्कि ये एक प्रतिक्रियावादी नीति था। किसका? लॉर्ड कर्जन का। कहा जाता है कि इसमें कुछ डेट हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है, खासकर 1905 के बंगाल विभाजन को लेकर के, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति के खिलाफ सब लोग आ चुके थे। और इसमें एक तय तारीख होता है कि सबसे पहले एक तारीख तय होता है कि जब बंगाल का विभाजन होता है। तारीख है 19 जुलाई 1905। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कितने तारीख को किया गया? तारीख है 19 जुलाई 1905। फिर इसके बाद हम लोग के पास एक तारीख आता है, क्योंकि 1905 में ही जो है ना, इसका टाइटल किया गया था स्वदेशी आंदोलन। कैसा आंदोलन? स्वदेशी। तो ध्यान रखिएगा कि जो 1905 का आंदोलन है वो एक तरह का टाइटल के रूप में काम किया था, जिसका नाम दिया गया था स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में, यानी इसका भी हम लोग ग्लिम्स आगे की ओर देखेंगे, झलक देखेंगे, लेकिन यहां पर जानना जरूरी है कि स्वदेशी आंदोलन की भी एक तारीख तय हुई थी। तारीख था 7 अगस्त 1905। और 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन के रूप में लिया। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। फिर हम लोग के पास एक डेट आता है जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, और इसके बाद आता है 16 अक्टूबर 1905। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? शोक दिवस। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस फैक्टर पर ध्यान देना है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति थी। तारीख था 19 जुलाई 1905, जो पहली बार बंगाल विभाजन का क्रम को जारी रखा गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का टाइटल किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 जो था, ये जो तारीख है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अब इससे संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण और बातें हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान हमारे यहाँ जो न्यू इनोवेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शिक्षा को मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने नेशनल लेवल पर अपने ही एजुकेशन सिस्टम को, पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का शुरू किया और कहा था कि देश हित में जो भी स्वदेशी चीज होगा, जो हमारे देश का जो ग्लिम्स होगा, जो हमारे देश का वजूद होगा, हम उसी चीज को एक्सेप्टेंस देंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तारीख था 15 अगस्त 1906। याद रखिएगा, ये 1906 याद रखिएगा, 1905 नहीं है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर अपनाया गया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन इसका टाइटल ही किया गया था। तो 4 आपके पास डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 15 अगस्त 1906। इसके अलावा यहीं पर बात खत्म होती नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ बात का और भी ब्यौरा है कि जिस वक्त बंगाल विभाजन का प्रारूप रेडी हो रहा था, उस वक्त हमारे यहाँ कुछ स्वरूप देखने को मिला। खासकर इसमें प्रेस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। प्रेस अपने माध्यम से बंगाल जैसे विभाजन का जो रूपरेखा था, क्योंकि बंगाल यूनानिमस थॉट पर चल रहा था, सभी क्रांतिकारी एक जगह पर एकजुट हो रहे थे और एकजुट होने के बाद आंदोलन को तैयार थे, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
तो इसमें प्रेस ने भी बंगाल विभाजन जैसे जो क्रियाविधि थी, जो मैकेनिज्म था, उसका विरोध किया था। उस विरोध में शामिल था एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी, नाम था संजीवनी। नाम सुना होगा, नाम था संजीवनी, नाम था बंगाली, बहुत अच्छा, नाम था बंगाली, और नाम था हितवादी, बहुत अच्छा, नाम था हितवादी। ये तीनों पत्रिका के माध्यम से इस चीज का विरोध होना शुरू हो गया। और संजीवनी के लेखक थे कृष्ण कुमार मित्र, याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। यानी संजीवनी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। दूसरा था बंगाली, जो ना था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भूमिका काफी रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में, और एसएन बनर्जी के नाम से ये फेमस हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और हितवादी का था, नाम था पृथ्वीश चंद्र राय, याद रखना है, पृथ्वीश चंद्र राय, जो लिखे थे कौन सा, हितवादी। तो ये तीनों प्रेस के माध्यम से बंगाल विभाजन का जो बंगाल विभाजन किया गया था उसका विरोध जारी था, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप जारी था। इसमें जितने भी विदेशी कपड़े थे उसको जला करके इस बात का परिचय दिया गया कि हम किसी भी तरह से विदेशी वस्तुओं का एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, उसका सीधा बहिष्कार करते हैं। और इस बहिष्कार के स्वरूप को हम लोग 1905 के बंगाल विभाजन के तौर पर देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग कांग्रेस के मन से देखना चाहेंगे तो ये 1905 और 1906 ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1905 में एक अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस के मन से गोपाल कृष्ण गोखले जो किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में समझे कि ये इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके अलावे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जैसे हम लोग के सामने आता है वैसे ही एक कंसेप्ट आता है हम लोग के पास। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इनके राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात किया। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 में पुनः जो 1886 में दादा भाई नौरोजी किए थे, वो दादा भाई नौरोजी फिर 1906 में किए थे, और जगह भी सेम था, कलकत्ता अधिवेशन। यानी हम कह सकते हैं कि ये हुआ था 1905 में बनारस में, और बनारस में उस समय अध्यक्षता किए थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलते बात करते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के बाद फिर हम लोग का शुरू होता है। इसके बाद जब हम लोग का आंदोलन स्वरूप बहुत अच्छा चल रहा था, उसी समय लोगों के समझ से यह परे था कि हिंदू मुसलमान को एक मन से फाइट करना पड़ेगा। जब तक पूरी यूनिनमस थाउट नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे तरीके से फाइट नहीं कर पाएंगे। और इसी 1906 में एक चीज देखने को मिला जिसका नाम था मुस्लिम लीग। कौन सा लीग, मुस्लिम लीग। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग का कंसेप्ट जो है 1906 में इसलिए आ पाया कि अब भारत में ब्रिटिश के परोकारी यानी ब्रिटिश के फेवरेबल आदमी को सर्च किया जा रहा था। लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ कौन लोग हो सकता है। कहा जाता है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि 1885 का कांग्रेस एक दिन अंग्रेजों के लिए 1905 आते आते उसके लिए एक बड़ा सबब बनेगा। क्योंकि 1885 के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना का मुख्य जो मुद्दा था, लॉर्ड डफरिन कहता था कि जो लोग इकट्ठे सब लोग अलग अलग डिमांड करें उसको फुलफिल करना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको कंप्लीट क्रॉस करते हैं और इकट्ठा जो एक कमेटी का निर्माण करते हैं उसमें किसी को अध्यक्षता देते हैं और उसका जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तो ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, इसके संस्थापक थे किसके, कांग्रेस के। तो इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जगह था गोकुल चंद्र तेजपाल संस्कृत विद्यालय, और पहली बार अध्यक्षता किए थे डब्ल्यूसी बनर्जी। तो खासकर अब मुस्लिम लीग के बारे में बात करें, 1906 में जब इसका सिस्टम शुरू होता है उस समय एक जो है ना शिष्टमंडल जाकर के मिलता है किससे, लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय जो गवर्नर जनरल के तौर पर कौन थे, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो चाहता भी था कि हिंदुस्तान के मुसलमान कम से कम हिंदुस्तान में जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ एक पैरेलली एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करे ताकि टाइम टू टाइम कांग्रेस के दिए गए चीजों का वो विरोध कर सके। संजोग भी अच्छा था। कहा जाता है कि उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था आर्चबोल्ट। कौन था, आर्चबोल्ट। ये आर्चबोल्ट का संबंध कहां से था, बहुत अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आर्चबोल्ट का संबंध था। और इस आर्चबोल्ट के डायरेक्शन में दो व्यक्ति, इसमें एक एंट्री होती है, नाम है एच
आगा खां, नाम सुना होगा। कौन सा? एच आगा खां। और एक नाम इसमें आता है सलीमुल्लाह। क्या किसका नाम आता है? सलीमुल्लाह। यानी दो नाम इसमें इंपॉर्टेंट समझिएगा, एच आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जाकर के मिलता है लॉर्ड मिंटो से एक शिष्टमंडल। और लॉर्ड मिंटो चाहते भी थे कि हिंदुस्तान में एक नए परिपाटी कांग्रेस के खिलाफ चीजों का एक इनिशिएशन पॉइंट हो, ताकि हिंदुस्तान में जो आंदोलन का स्वरूप है उसमें हम थोड़ा उसमें बैरिकेडिंग कर सके, उसको तोड़ पाए। और उसके रूप में उभरा कौन? मुस्लिम लीग। तो एच आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जाके मिला। और ये लॉर्ड मिंटो चाहते भी थे कि फूट डालो शासन करो की नीति तभी चलेगी जब हिंदुस्तान में ही इसका विभाजन हम लोग कर देंगे। तो कहा जाता है कि सवाल पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना मुस्लिम लीग के किसी के नेतृत्व में हुई थी? एच आगा खां और सलीमुल्लाह। और ये जगह था ढाका। कौन सा था? ढाका। और साथ ही साथ एक सवाल पूछा जाता है कि इसके प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो क्या था? मुश्ताक हुसैन। किसने किया था? मुश्ताक हुसैन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुश्ताक हुसैन ने पहली इसके बाद अध्यक्षता की थी मुस्लिम लीग की। तो 1906 में लॉर्ड मिंटो के काल में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और एक तरफ हम लोग का बंगाल विभाजन का स्वरूप चल रहा था, तो दूसरे इसके खिलाफ, इसके पैरेलली, यानी हिंदुस्तान के आंदोलन को रोकने के लिए एक नए ऑर्गेनाइजेशन का सूत्रपात कर दिया गया, जिसमें कंप्लीटली चाल थी किसकी? अंग्रेजों की। और उस अंग्रेजों की कंप्लीटली चाल में शामिल थे लॉर्ड मिंटो। और उसी के तहत एच आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। कहा जाता है कि 1906 में यह काम हो रहा था। उधर कांग्रेस के मन से दादा भाई नौरोजी नेतृत्व कर रहे थे। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिया था। किसका किया था? स्वराज। वैसे ध्यान दीजिएगा, स्वराज स्वराज का जो कंसेप्ट है, एक और वर्ड का यूज किया गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और आर्य समाज संस्थागत तौर पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इधर 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अधिवेशन था कोलकाता। इधर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी 1905 के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन को जगह मिल रहा था। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अब हम लोग अगर देखते हैं 1907, तो 1907 में एक कहानी हम लोग के साथ और गड़बड़ होता है, क्योंकि 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और 1907 में कांग्रेस के मन से होता है सूरत फूट। कौन सा होता है? सूरत फूट। याद रखिएगा, जिस समय सूरत फूट हुआ था उस समय अध्यक्ष के तौर पर थे रास बिहारी घोष, नॉट बोस, रास बिहारी घोष। कहा जाता है कि 1907 में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। गरम दल और किसका? नरम दल का विभाजन हो गया था। ये दोनों बट गया था गरम दल और नरम दल में। तो ये 1907 की बात कर रहे हैं कांग्रेस के मन से। लेकिन हमारी बात जो चल रही है 1907 में, हम लोग 1907 में अगर हम लोग अपना अप्रोच देखते हैं तो इस जगह पर आकर के दो घटना हुई है 7 और 8 में। 8 में खासकर एक आप देखे होंगे कि मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है। वो 1908 का ही कंडीशन है। नाम सुना होगा खुदीराम बोस। उनके साथ एक और व्यक्ति थे प्रफुल्ल चाकी। तो वैसे प्रफुल्ल चाकी के बारे में कहा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी ने इसमें आत्महत्या कर ली थी, यानी सुसाइड कर लिया था। लेकिन किंग्सफोर्ड की हत्या के कारण खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। और कहा भी जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र में फांसी लगा था किसको? खुदीराम बोस को। तो 1908 की वो महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम लोग अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए कर सकते हैं। बोला जाता है कि जिस चीज 1906 में जिस मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, लॉर्ड मिंटो के प्रयास से 1909 में उसके लिए एक सिफारिश को तय कर दिया जाता है। नाम होता है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले उसमें भारतीय सचिव और मिंटो थे गवर्नर जनरल। कहा जाता है कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बेहतरीन कंसेप्ट को इसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी। सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, जिसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन पद्धति। इसके तहत क्या था कि जिस कम्युनिटी से, जिस संप्रदाय से लोग कैंडिडेट होते थे, उसी संप्रदाय के वोट कास्ट भी कर सकते थे। और इस बात की चर्चा थी 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। तो हम कह सकते हैं कि जो 1906 का मुस्लिम लीग था वही 1909 में आके थोड़ा डोमिनेंट हो गया। और यही इस 1909 के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आगे जाकर के भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा को तैयार किया है। ये 1909 के बारे में किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। कहा जाता है कि 1909 के बाद, यानी 9 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, उसके बाद डायरेक्शन और चेंज होता है, यानी और बिखराव शुरू होता है। यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में और दूरियां बढ़ती है और दोनों एक दूसरे का जो ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन में, वो उस पर काम शुरू हो जाता है। आगे चल करके तो इस पर और भी अप्रोच हम लोग को करना पड़ेगा।
अब जैसे है क्या कि 1909 के बाद हम लोग के पास आता है 1911। ये 1911 कहीं ना कहीं फिर बंगाल विभाजन से संबंधित बातों का तथ्य है। 1911 में बोलता है जिस बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को कर दिया गया था, बाद में 1911 को उसी बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा क्रांतिकारियों के अथक प्रयास से। 1911 में ही एक दिल्ली दरबार का भी आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? दिल्ली दरबार। और उस समय गवर्नर जनरल के तौर पर थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रखिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग थे और उस समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिस दरबार में अतिथि के तौर पर एंट्री हुई थी किसकी? जॉर्ज पंचम। ध्यान रखिएगा किसका? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का हुआ था एंट्री किसमें? इस दिल्ली के दरबार में। और कहा जाता है कि 1911 के इस पोजीशन में हम लोग अप्रोच कर पाते हैं कि यहीं पर आकर के बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही साथ इसी 1911 में जो कल तक हम लोग का जो राजधानी था कलकत्ता, उसको दिल्ली घोषित किया गया। कहां घोषित किया गया? दिल्ली। लेकिन विधिवत तौर पर 1912 में इसको जगह मिला। यानी विधिवत तौर पर 1912 में दिल्ली राजधानी हुआ, लेकिन घोषणा हुई थी 1911 में और जगह था कौन सा? कोलकाता। अब यहां पर हम लोग और भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई कलकत्ता से दिल्ली का अप्रोच हुआ 1911 में और लॉर्ड हार्डिंग का काल था। इधर कांग्रेस के मन से 1912 में 1912 में कांग्रेस के मन से पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो हुई थी वो हुई थी पटना में, और पटना का जगह था बांकीपुर क्लब, और इसके अध्यक्ष के तौर पर थे आरएन मुधलकर। तो 1912 का जो इधर कांग्रेस भी अपना कार्यक्रम चला रहा था, इधर मंच के माध्यम से चल रहा था, इधर सरफेस पर भी काम हो रहा था। अब जाकर के कहा जाता है कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग अब विदेश में भी जो रह रहे थे वो भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए थे, जिनमें से 1913 का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, नाम होता है, एक आंदोलन का नाम है गदर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गदर आंदोलन। ध्यान रखना है, कहा जाता है गदर आंदोलन के बारे में ये जो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को। कौन सा जगह? सैन फ्रांसिस्को। यह सवाल पूछा जा सकता है कि गदर आंदोलन का जो कंसेप्ट आया था वो कहां था? सैन फ्रांसिस्को। इसके अलावा पूछा जाता है, इसमें दो व्यक्ति का नाम सामने आता है। एक नाम आता है लाला हरदयाल, और एक नाम है सोहन सिंह। क्या नाम है? सोहन सिंह भखाना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि लाला हरदयाल का पार्टिसिपेशन क्या था, तो ध्यान रखिएगा कि लाला हरदयाल प्रचार प्रसार पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, यानी और लेकिन अध्यक्षता के तौर पर कौन काम कर रहे थे? सोहन सिंह भखाना। बोला जाता है कि गदर आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये अपनी पत्रिका के जरिए, पत्रिका जो निकालती थी उसके जरिए जो अंग्रेजों के काली करतूतों का कच्चा चिट्टा कहा गया है, यानी अंग्रेजों के काली करतूतों को सबसे ज्यादा जग जाहिर करने का काम कौन किया था? गदर आंदोलन। इसी में एक प्रेस को हम लोग देख सकते हैं, जिस प्रेस का नाम था युगांतर, और इस युगांतर प्रेस से निकलती थी, छपती थी कविता किस रूप में? बहुत अच्छा, जो छपती थी उसका नाम था गदर की गूंज। जो कविता छपती थी गदर की गूंज, उसको सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया गया कि ये किस में होता था? गुरुमुखी लिपि में छपती थी, यानी पंजाबियों का लिपि है, उसमें उर्दू, हिंदी, गुजराती इस सब भाषा में छपती थी। कौन? गदर की गूंज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लोग जो भारत में देश की आजादी के लिए फाइट कर रहे थे, जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में ही कर रहे थे, जरूरी इस बात का था कि जो विदेशों में भी थे वो भी भारत की देश की आजादी के लिए पहल करना शुरू किए। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। इसी 1914 में एक आप देख सकते हैं कि समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। कहां पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में समानांतर सरकार को हम लोग देख सकते हैं। उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है बरकतुल्ला, जो पहली बार बरकतुल्ला जो है अस्थाई सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर बनते हैं, यानी कि राजा महेंद्र इसमें सपोर्ट किए थे। कौन किए थे? राजा महेंद्र। और इसमें एक देश ने भी सपोर्ट किया था, जर्मनी की सहायता से। जर्मनी के सहायता से राजा महेंद्र ने अप्रिशिएट किया था और बरकतुल्ला को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि भारत के बाहर पहली अस्थाई सरकार का गठन किया गया अफगानिस्तान में, और एक समानांतर सरकार को इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1914 में। कहा जाता है ये सब काम हो ही रहा था, तब तक हमारे यहाँ घटना होती है 1914 में ही, जिसका नाम होता है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण काफी फेमस रहा था ये प्रकरण। कहा जाता है इस कामागाटा मारू प्रकरण में, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था।
किसका नाम था? जहाज का। बोलता है इस जहाज को गुरदीप सिंह, कौन? गुरदीप सिंह या गुरदत्त, कहीं कहीं गुरदत्त भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। गुरदीप सिंह या गुरदत्त ने इसको किराए पर लेकर के कनाडा गए थे, जहां पर वैसे भारतीयों को आने की आज्ञा दी गई थी जो कहीं बीच में रुके नहीं थे, सीधे भारत से कनाडा आ रहे होंगे। तो इसको भी लगा था कि चलिए हम लोग भी जाते हैं, और ये लोग इस प्रकार से जाना शुरू किया। लेकिन तभी वहां की पुलिस के साथ इसकी झड़प होती है और पुलिस इसको रिटर्न कर देता है। उसी समय 1914 में विश्व स्तर पर वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, जिसके कारण ना तो ये कनाडा पहुंच पाती है और ना ही जापान के याकोहामा तट पर, क्योंकि वैंकूवर तट कनाडा से इसको रिटर्न कर दिया जाता है और जापान के याकोहामा तट से भी इसको रिटर्न कर दिया जाता है। आकर के फाइनली कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आकर झड़प होती है, और जिसमें नेतृत्वकर्ता के तौर पर सोहन सिंह भखाना होते हैं और बरकतुल्ला भी होते हैं। इसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाता है, इसका नाम होता है शोर कमेटी। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर सवाल काफी पूछा जा सकता है, दैट इज द शोर कमेटी। कौन सा? शोर कमेटी। 1914 का यह है कामागाटा मारू प्रकरण। इसमें जो बजबज में झड़प होती है उसके लिए शोर कमेटी, जिसमें नेतृत्वकर्ता के तौर पर इतने लोग शामिल थे। इसी तरह से अब इतना जब कार्यक्रम हो रहा था, तभी 1915 में अब एंट्री हो जाती है एक्शन हीरो महात्मा गांधी की। कहा जाता है वो तारीख होता है 9 जनवरी। कितने तारीख? 9 जनवरी। 9 जनवरी को जब ये एंट्री करते हैं भारत में, तो इसी पर भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, और 15 में का इंपॉर्टेंट इसलिए फैक्ट है कि 9 जनवरी को आज तक हम लोग 7 से 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। साथ ही साथ 1915 में आकर के 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे। वो साबरमती जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआती दौर होगा, और वो तारीख होगा 12 मार्च, और ये 12 मार्च से चलेगा 6 अप्रैल। 16 में कहा जाता है कि साबरमती के आश्रम की स्थापना करते हैं, और फर्स्ट अपना लेबोरेटरी बनाते हैं 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, किसी की पैरेलली हम लोग के यहाँ एक आंदोलन चलता है, इसका नाम होता है होम रूल लीग। नाम सुना होगा? कौन सा लीग? होम रूल लीग। 1916 में एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है होम रूल लीग, और इस होम रूल लीग से 2 व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 व्यक्ति का नाम किससे है? होम रूल लीग। वैसे होम रूल लीग के लिए मद्रास का अड्यार का सिलेक्शन होता है और महाराष्ट्र का बेलगांव का सिलेक्शन होता है। इस होम रूल लीग को अगर हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से देखें तो 2-3 नाम इसमें शामिल आते हैं। जॉर्ज अरुंडले नाम सुने होंगे, जोसेफ बेपिस्टा, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के व्यक्तियों का कंसर्निंग होता है, जिसका कंसर्निंग किसके साथ होता है? एनी बेसेंट के साथ। तो कहा जाता है कि होम रूल लीग में जो एनी बेसेंट पार्टिसिपेशन कर रहे थे, वो बेसिकली रहने वाली थी कहाँ की? आयरलैंड की। और जब वो भारत आई थी तो सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी, नाम सुना होगा, एक सोसाइटी था, नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी, इससे सबसे पहले जुड़ी, और जिसके अध्यक्ष के तौर पर थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लॉडवॉस्टकी। कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लॉडवॉस्टकी थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ इसका अटैचमेंट हुआ, जुड़ी। और कहा जाता है कि इसमें थियोसोफिकल सोसाइटी में सबसे बड़ा कंसेप्ट था कि इसमें होम रूल में जो एनी बेसेंट यहाँ एंट्री की थी, यह होम रूल लीग तभी खत्म हो गया जब हमारे यहाँ 1917 का एक कंप्लीट रूल पारित हो जाता है। जैसे वो रूल पारित होता है, होम रूल लीग का कंसेप्ट खत्म होता है। लेकिन जहां तक बीजी तिलक की बात रही, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक इतिहासकार ने कहा था, खासकर कहा था कि वो जो है ना, पूरे जीवन भर जो है ना, उनके अशांति के ही जनक रहे। मतलब कभी कहीं पर भी कोई सिस्टम नहीं आया। और इस बात को बताया वैलेंटाइन चिरोल ने, यानी बीजी तिलक के बारे में वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था ये अशांति के जनक। अगर बीजी तिलक के बारे में बात करें तो इनकी 2 पुस्तक काफी फेमस, मराठा और केसरी। मराठा निकलती थी अंग्रेजी में और केसरी लिखता था मराठी में। साथ ही साथ अगर बीजी तिलक के बारे में बात करें तो 6 वर्षों तक मांडले जेल में रहे थे और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। साथ ही साथ और बात करें तो इन्होंने 2 त्योहार को इंट्रोड्यूस किया था, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। गणपति किया था 1893 और शिवाजी किया था 1895। अगर और बात करें बीजी तिलक के बारे में तो एंशिएंट टाइम में इन्होंने एक पुस्तक का रचना किया था, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया था, आर्कटिक क्षेत्र। साथ ही साथ जेल में इन्होंने गीता रहस्य जैसे पुस्तकों को लिखा था। तो ये सब बीजी तिलक का अप्रोच चला है, ये होम रूल लीग का कंसर्न है। लेकिन यहीं पर फिर एक बात हम लोग के साथ शुरू होती है, जो आता है हम लोग का कॉलम नंबर 1917 में, यानी गांधी जी पहली बार अपने लेबोरेटरी में पार्टिसिपेट करने को अब तैयार हैं, और उस लेबोरेटरी का नाम है चंपारण सत्याग्रह। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में
चंपारण सत्याग्रह में इनकी एंट्री होती है और इस एंट्री को कराने में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नाम है रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल या राजकुमार शुक्ल। साथ ही साथ कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वहां पर काम गलत हो रहा था। वहां 20 कट्ठे के खेत में 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य थी, जिसका वहां के किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। और उसी क्रम में इनसे एक व्यक्ति से भी मुलाकात होती है, नाम है महादेव देसाई, जो बाद में महात्मा गांधी के निजी सचिव के तौर पर काम किए। राजेंद्र प्रसाद, बहुत ऐसे लोगों से इनका पार्टिसिपेशन हुआ जिसके साथ इनका एक इंटरेक्शन हो पाया, किसका, गांधी जी का। तो ये 17 की बात थी। 17 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 20 कट्ठे के खेत में 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। कहा जाता है कि किसानों में इसलिए संतोष की भावना थी क्योंकि नील की खेती के करने के कारण उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, जो उपजाऊपन है, वो काफी कम हो जाता था, जिसके कारण वो किसी तरह से किसान नहीं करना चाहते थे। और कहा जाता है कि 21वीं सदी का जो कंसेप्ट है, उस समय जो अप्रोच आया था, उस समय केमिकल फर्टिलाइजर यूरोप में बनना शुरू हो गया था, तो नील का इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी कम हो गया था, जिसके कारण जो म्यूचुअल अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज बगानों के जो मालिक थे उसके साथ जो म्यूचुअल हुआ था, वो बना रह गया। और इस कारण से वहां के लोग चाहते थे कि छुटकारा पाना, और छुटकारा पाने के एवज में अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा उसका वसूली करना चाहते थे, जिसके कारण ये चंपारण सत्याग्रह काफी प्रखर रहा। कहा जाता है कि बाद में नील आयोग का गठन भी किया गया, जिसमें गांधी जी को उसमें एज ए मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेशन भी मिला। बात यहीं खत्म होती नहीं है। इसके बाद गांधी जी फिर एक बार पार्टिसिपेट करते हैं 1918 के खेड़ा आंदोलन में। कौन सा आंदोलन में? खेड़ा आंदोलन। बेसिकली इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था? यह भी एक किसान आंदोलन था। कहा जाता है कि इस आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया किसानों के विरुद्ध में, क्योंकि वहां पर जो था 1918 में खेड़ा, चूंकि खेड़ा का संबंध कहां से है? गुजरात से। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, यहां पर एक और अप्रोच होता है 1918 में ही, नाम होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल। कौन सा? अहमदाबाद मिल हड़ताल। और इस अहमदाबाद मिल हड़ताल में पार्टिसिपेशन करते हैं कौन? गांधी जी। कहा जाता है कि वहां के जो लेबर थे वो चाहते थे कि मेरा 35% जो है लेबर चार्ज जो है, मिनिमम वेजेज को बढ़ा दिया जाए, और इस लेकर के वहां क्रांति चल रही थी, वहां पर आंदोलन का स्वरूप चल रहा था। गांधी जी के पार्टिसिपेशन, ये 35% का जो लेटरल एंट्री है वो सही हो पाया। ये था कौन सा? यहां पर आमरण अनशन का प्रयोग किए थे, और पहली बार कहा जाता है गांधी जी ने आमरण अनशन का प्रयोग किया था। इधर 18 का घटना चल ही रहा था, इधर तब तक 1919 में एक रिपोर्ट आ गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। कहा जाता है इस एक्ट के बारे में ना अपील होगा, ना वकील होगा, और ना दलील होगा। यानी कहा जाता है कि अभी जो हम लोग के यहाँ फंडामेंटल राइट में जो हैबियस कॉर्पस चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको रोकने का एक चांसेस था, उसको कंट्रोल करने का चांसेस था कि कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तारी के बाद अगर वो वकील रखना चाहता हो, गिरफ्तारी के बाद अगर वो अपना कोई अपील करना चाहता हो या कोई दलील देना चाहता हो, तो उसको किसी प्रकार से आजादी नहीं थी। और इस बात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, खासकर पंजाब के क्षेत्र में, इसके लिए हड़ताल होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए। 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू किए, जिनमें से कुछ नाम काफी इंपॉर्टेंट आता है। जैसे नाम आता है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। ये दोनों का नाम इंपॉर्टेंट हम लोग के पास पार्टिसिपेशन के तौर पर आता है। कहा जाता है कि 1919 में शांतिपूर्वक ये लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसको क्या पता था कि उस शांतिपूर्वक आंदोलन पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दमनकारी प्रवृत्ति का यूज किया जाएगा। और जब यूज किया तो ये लोग भी बौखला गया और इन लोगों ने भी आग लगाना शुरू कर दिया। जब आग लगाना शुरू किया तो इस पर क्या किया कि वहां पर कर्फ्यू जैसी व्यवस्था कर दी गई थी और जनरल डायर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। कहा जाता है कि उस दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ ये सब लोग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में ये लोग जुटे हुए थे ताकि उसका विरोध कर पाए। लेकिन तभी हंसराज के सूचना के आधार पर जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे पर गोली चलवा दी। गोली चलवाने के बाद हजारों लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि सिविलियन के सिस्टम में जब कोई आदमी बिना निहत्थे था तो उस तरह से नहीं करना चाहिए, तो इसको लेकर के काफी वैश्विक स्तर पर इसका एक प्रेशर देखने को मिला। तो कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाद में इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था हंटर कमेटी। लेकिन हंटर कमेटी का कोई अप्रोच नहीं चल पाया। कारण क्या कि हंटर कमेटी रह गया, इसमें कुछ बेहतर इसका रिजल्टेंट परिणाम नहीं आ पाया, क्योंकि जो चीज होना चाहिए था वो चीज कंफर्म नहीं कर पाया, जो भारतीयों को मिलना चाहिए था, जो
जजमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, तो हंटर कमेटी के बारे में कुछ नहीं। इधर कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ भी है एक कमेटी का निर्माण किया था, किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इधर कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का रिपोर्ट जो है कांग्रेस बार बार देना चाह रही थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो 1919 के रॉलेट एक्ट कानून में 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी को लगा था कि अब किसी भी स्तर पर आंदोलन का सूत्रपात होना चाहिए और आंदोलन का वजूद आगे प्रोसीड होना चाहिए। तभी 1920 में हमारे यहाँ एक आंदोलन का स्वरूप आता है, असहयोग आंदोलन। लेकिन इससे पूर्व एक हिंदू मुस्लिम एकता मंच को हम लोग देख पाएंगे 1919 के खिलाफत आंदोलन में, जिसमें दो बंधु, अली बंधु ने इसका नेतृत्व किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों मिलकर के इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन के कंसेप्ट में गांधी जी का भी अप्रोच काफी महत्वपूर्ण था। गांधी जी को लगा था कि पहली बार वैश्विक स्तर पर, यानी खासकर भारत के स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच का निर्माण होगा, और इस निर्माण के बाद जो हमारे आंदोलन का स्वरूप है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी मजबूत होगा। तो 1919 का जो मामला था एक्चुअल में था, जिस मतलब था वो एक संधि हुआ था, नाम था सोबर्स की संधि। और सोबर्स की जो संधि हुई थी उसमें क्या होता कि ब्रिटेन के जो, तुर्की के जो खलीफा थे उसके पावर को खत्म कर दिया गया था, जिसके कारण पूरे विश्व के मुसलमान इससे खफा थे, और इसी कारण से ये आंदोलन का स्वरूप निकला, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और इसके तब जाकर के हमारे एक आंदोलन का स्वरूप आता है 1920 का असहयोग आंदोलन। कहा जाता है कि 1920 का असहयोग आंदोलन भी बहुत अच्छे तरीके से चल पा रहा था। गांधी जी ने इसमें दो डायरेक्शन का तैयारी किया था। कहा था कि अगर किसी आंदोलन के स्वरूप को बहुत मजबूती के साथ रखना है, प्रखर के साथ रखना है, तो सबसे पहले आपके अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक कीजिए, जो इंटरनल पार्ट है उसको पहले मॉडिफाइड कीजिए, तब बाहर के लोगों से आप बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। दोनों तरह के कार्यों को किया गया। कम से कम कह सकते हैं कि एक बार स्वदेशी आंदोलन का फिर से स्वरूप देखने को मिला 1920 के आंदोलन में। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि पूरी तरह से सत्याग्रह और अहिंसा पर यह आधारित आंदोलन था। लेकिन तारीख आया 5 फरवरी 1922, जिसमें गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक जगह पर एक घटना होती है, जिसमें थाने में आग लगा दी जाती है। उसमें पुलिस के सहित 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, थानेदार सहित, जिसके कारण गांधी जी ने इसको क्या किया? वापस ले लिया। यानी असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था उसे वापस कर लिया गया 5 फरवरी 1922 को। इस बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू का स्टेटमेंट भी आता है। स्टेटमेंट ये आता है मोतीलाल नेहरू का, अगर कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करता है तो इसकी सजा हिमालय के किसी गांव को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब हमारा आंदोलन इतना प्रखर था, इतना मजबूत था, तो ऐसे समय पर वापस लेना बिल्कुल गलत था, और इस तरह से असहयोग आंदोलन वहां पर समाप्त होता है। कहा जाता है कि इस असहयोग आंदोलन के खिलाफ जब ये वापस ले लिया गया तो 1923 में 1923 में इसके खिलाफ मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, और यह तारीख था 1 जनवरी 1923। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से एक स्वराज पार्टी का कंसेप्ट लाया गया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों देश की आजादी चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे और चितरंजन दास भी चाहते थे। लेकिन गांधी जी जो चाहते थे, जो बदलाव नहीं चाहते थे, वो गांधी जी के साथ थे, और जो कांग्रेस में बदलाव चाहते थे वो चितरंजन दास के साथ चले गए। कहा जाता है कि इस मामले में विधान परिषद को लेकर जो मामला था, किसको लेकर के? विधान परिषद। तो विधान परिषद में पार्टिसिपेशन चाहती थी स्वराज पार्टी, वहीं गांधी जी विधान परिषद में पार्टिसिपेशन नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे जब तक देश की आजादी नहीं हो तब तक हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और इस तरह से 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। लेकिन इत्तेफाक से 1926 में चितरंजन दास की मौत के साथ ही यह पूरी तरह से पार्टी खत्म होती है। इधर मंच के माध्यम से फिर से पुनः एक बार गांधी जी को मौका मिलता है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, और उस बेलगांव अधिवेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? गांधी जी। इधर हम लोग अगर इधर 23 के बाद की बात करें, 25 में तब तक हमारे एक क्रांतिकारी एक कांड होता है, इसका नाम होता है काकोरी कांड। कौन होता है? काकोरी कांड। नाम जरूर सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। इसी बीच में हमारे यहाँ 1925 में 26 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें 2 नाम प्रखर रूप से आता है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें से राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आता है, रोशन सिंह का नाम आता है, सचिंद्रनाथ सन्याल का नाम होता है। तो क्रांतिकारी विचारधाराओं का शुभारंभ शुरू होता है। कारण क्या था कि 1919 के मांटेंगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में जो रिपोर्टिंग किया गया था उसमें कहा गया था कि हर 10 साल में हम इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, और कहा गया था कि भारतीयों को उसमें शामिल करेंगे जो मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से 1927 में हमारे यहाँ
साइमन कमीशन का निर्माण करता है और भारत 1928 में भेज देता है। जगह जगह पे लोग इसका विरोध करना शुरू किए, जिसमें से लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया था और उस विरोध करने के क्रम में इन पर लाठी चार्ज करवाया गया, जिसके कारण इनकी मौत हो गई थी। और मरते वक्त स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक बार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह बात किसने किया था? लाला लाजपत राय। वो लाला लाजपत राय जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, नाम था अनहैप्पी इंडिया, नाम था दुखी भारत। साथ ही साथ अगर हम और भी बात करें तो लाला लाजपत राय के बदला को चुकाने के लिए भगत सिंह ने कहा था कि अब वक्त आ चुका है कि हम अनुशीलन समिति को फॉलो अप करें। अनुशीलन समिति का कंसेप्ट है खून के बदले खून। वो अनुशीलन समिति को फॉलो अप करने का कंसेप्ट इन्होंने अपने में डेवलप किया और इस अप्रोच को आगे की और प्रोसीड भी किया। कहा जाता है कि 1929 में 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंके और बम फेंक करके ये कहे कि हम बहरों को सुनने के लिए ऊंचे आवाज की जरूरत की आवश्यकता थी, इसलिए विटनेस बॉक्स में टोटल डेटा के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भारत का हर बच्चा इस बम को बनाने में सक्षम हुए। हम किसी को मारना नहीं चाह रहे थे, बस हम ये चाह रहे थे कि इस वजह से आप मेरी आवाज जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंच पाए। तो 1920 तक ये सिर्फ काम चला, यानी कह सकते हैं कि 25 से लेकर 29 यानी 29 तक का जो सफर था वो क्रांतिकारियों का गोल्डन पीरियड रहा, जो देश की आजादी के लिए विभिन्न तरीकों से अपना काम को अंजाम दिया। लेकिन इस बात को और भी प्रोसीडिंग जब जो मिलना शुरू हुआ, जब हमारे देश में 1928 में आता है कौन? साइमन कमीशन। तो इसके खिलाफ हमारे यहाँ एक रिपोर्ट होता है, एक नेहरू रिपोर्ट और एक जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम। ये जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम शुरू होता है 1929 में और जबकि नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में। अब था क्या कि जो साइमन कमीशन के रूप में चीजों को तैयार किया गया था, जो भारत में 1928 में आता है, उसके खिलाफ नेहरू रिपोर्ट की तैयारी हो चुकी थी और जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार था। वैसे जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम पूरी तरह से सांप्रदायिक सिस्टम से भरा हुआ था, हर जगह पर मुस्लिम लीग की बात की गई थी। वहीं पर नेहरू रिपोर्ट पर अगर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अब जाकर के हमारे पास ऑप्शन बच नहीं रहा था। गांधी जी को लगा कि अब हम कहीं ना कहीं अब अपने अप्रोच को जाकर के प्रोसीडिंग करेंगे, तो गांधी जी ने 1930 में ही 1930 में अपना 11 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं लॉर्ड इरविन के समक्ष। किसके समक्ष? और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इधर 1930 में अपना 11 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरे 11 सूत्री कार्यक्रम को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नमक कानून को तोड़ करके हम इसकी प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं। और हमारा तारीख भी तय है, तारीख होगा 12 मार्च 1930। और इधर रैमजे मैकडोनाल्ड भारत को बांटने के लिए सिस्टम में, यानी 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग कर चुका था। 11 सूत्री कार्यक्रम का डिमांड था कि भाई मानिए तो मानिए, नहीं तो हम अपना एक कानून को प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं और वो हमारा तारीख होगा कितना? 12 मार्च। कहा जाता है कि 1930 में 1930 में जब गांधी जी के 11 सूत्री कार्यक्रम को एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इरविन ने एक सिरे से खारिज कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड को भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने तारीख जो तय किया था 12 मार्च को, उस 12 मार्च को हम लोग प्रोसीडिंग करना शुरू कर दिए और गांधी जी ने पहला कानून तोड़ा, नमक कानून, और वो तारीख था 12 मार्च से चला 6 अप्रैल। ये 24 दिनों तक एक यात्रा चली जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई। इस क्रम में इनसे मिलने वाले एक पत्रकार थे बेब मिलर, जो यूएसए से पत्रकारिता करते थे और इनकी जो पत्रकारिता थी, जो पत्रकार थे जिसके लिए लिखते थे, उसका नाम था न्यू फ्री स्टेट्समैन। न्यू फ्री स्टेट्समैन में कहा जाता है कि इसमें 78 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 78। और यहां से यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। उसी तरह कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में, आपके बिहार में भी, मुंगेर जैसे क्षेत्र में, छपरा जैसे क्षेत्र में भी नमक को बना करके नमक कानून को तोड़ा गया। साथ ही साथ इसी क्रम में 1930 में ही 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, चूंकि इसका एक टाइटल कर दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा जाता है कि 11 सूत्री कार्यक्रम जब नहीं माना गया तो 1930 में जितने भी आंदोलन का स्वरूप किया गया था उसका एक टाइटल का नाम रख दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहला जो काम शुरू हुआ वो नमक कानून को तोड़ने का काम हुआ और स्टार्ट हुआ यात्रा साबरमती के आश्रम से। वो साबरमती जिसकी 1916 में स्थापना किए थे गांधी जी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना करके यानी 78 प्रतिनिधियों के साथ उसमें पार्टिसिपेशन होता है और इसी तरह से हिंदुस्तान के हर जगह से इसका विरोध करना शुरू होता है। जैसे इसमें एक जगह था तिरुचिरापल्ली से
तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, वेदारण्यम। और ये काम किया था सी राजगोपालाचारी। वैसे सी राजगोपालाचारी के लिए एक सीआर फार्मूला भी आता है 1946 में, उस उद्देश्य को लेकर कि मुस्लिम लीग और यानी कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो जाए। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, या कहीं कहीं पर अगर इसके लिए एक जगह का यूज कर दे तंजौर, तो तंजौर में आप नाम रखिएगा सी राजगोपालाचारी, कौन नेतृत्वकर्ता के तौर पर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसका सिलहट से नोआखली, ये भी असम के लोगों के द्वारा ये यात्रा शुरू कर दी गई थी, सिलहट से नोआखली। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जितना भी एजवा जाति के आंदोलन में शामिल था, केशव मेनन, केलप्पन, ये सब भी एक आंदोलन में शामिल हुआ था। वो जगह था कौन सा? बाइकोम सत्याग्रह। कौन सा? बाइकोम। तो हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइटल जरूर था और 78 प्रतिनिधियों ने जरूर भाग लिया था, कि हिंदुस्तान के हर कोने से काम शुरू हो गया। कहा जाता है कि जब इसमें सफल हो गए तब जाकर के एक तारीख होता है 5 मार्च 1931, जब गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते का नाम है दिल्ली समझौता। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। और तब जाकर के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वैसे गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हो गए कौन? गांधी जी। कहा जाता है गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेमजेंट मैकडॉनल्ड से मिलते हैं। फ्रैंकस मोरेस इस बात पर कहता है कि पहली बार कोई व्यक्ति को इस सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, और लग रहा है बड़ा ही विहंगम दृश्य, चूंकि अर्धनग्न फकीर कहा था वेस्टर्न चर्चिल ने। किसको? गांधी जी को। कहा जाता है कि जब रेमजे मैकडॉनल्ड से भेंट होती है तो रेमजे मैकडॉनल्ड किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं, खासकर सांप्रदायिकता की पूरी तरह से बात देखने को मिलती है। गांधी जी इस बात से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ और गांधी जी वापस खाली हाथ लौटते हैं, और लौट करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारत से खाली हाथ जरूर, मैं इंग्लैंड से खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन भारत की इज्जत पर बट्टा भी लगने नहीं दिया हूं। यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन होता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद थर्ड सिर्फ औपचारिकता बच गई थी, इसमें पार्टिसिपेशन का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन रेमजे मैकडॉनल्ड इस बात को पहले से कंक्रीट कर चुका था, मेंटल लेवल पर सेट कर लिया था कि एक भेज देंगे, नाम होगा सांप्रदायिक पांचांड। क्या नाम होगा? सांप्रदायिक पांचांड। और सांप्रदायिक पांचांड को पीछे से भेज देता था। कल तक हिंदू और मुसलमान अलग हो रहे थे, आज हिंदुओं से हिंदू को अलग करने की पेशकश थी, यानी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बॉडी की व्यवस्था करने की चाल थी। किसकी? रेमजे मैकडॉनल्ड का। तो सांप्रदायिक पांचांड को ध्वस्त करने के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मदन मोहन मालवीय। वो मदन मोहन मालवीय जिन्होंने 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी क्या? 1916 में। आपके बिहार में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1917 में। आपके बिहार में पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1916 में। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ था, जिसका नाम था कौन? पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट होता है। तो ये सांप्रदायिक पांचांड जो लाया गया था रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा, इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। इस बात से खुश होकर के गांधी जी ने 1933 में 1933 में एक पत्रिका का संपादन किया था, हरिजन। कौन सा? हरिजन। हरिजन पत्रिका का संपादन करते हैं इस बात से खुश होकर के। तभी 1934 में कांग्रेस से अलग एक कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो जाती है। कौन सी? कांग्रेस समाजवादी दल। और उसका सूत्रपात होता है नासिक जेल से, जिसमें से अध्यक्ष के तौर पर होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। यानी कह सकते हैं कि 1934 में समाजवादी दल के तौर पर, ध्यान रखिएगा, समाजवादी दल के तौर पर इसका नाम होता है कौन? कांग्रेस समाजवादी दल, जिसमें एक नाम जुड़ता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसमें सदस्य के तौर पर रहते हैं, जयप्रकाश नारायण। और कौन रहते हैं? मीनू मसानी। और कौन रहते हैं? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ध्यान रखिएगा। और इसमें से क्वेश्चन यह भी पूछता है कि आचार्य नरेंद्र देव इसमें अध्यक्ष के तौर पर थे। किसमें? 1934 के कांग्रेस समाजवादी दल में। अब यहां पर 1933 के बाद तब जाकर के फाइनली 1927 में सामन कमीशन बनता है, 28 में आता है, इसके खिलाफ इतना काम होता है, तो फाइनली जाकर के मेरे यहां बनता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और कहा जाता है कि इसमें सारे चीजों को इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको केंद्र में स्थापित किया जाता है। हरिजनों, मुस्लिम, सिख के लिए अलग से जो निर्वाचन पद्धति का उसमें प्रोविजन दिया जाता है। और बाद में यही 1935 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 75% टेक पार्ट बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो है हमारे हिंदुस्तान में 75% टेक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है।
इसी के आधार पर 1937 में एक चुनाव करवाई जाती है 1937 में, जिस चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन बाद में यहां से लोगों के द्वारा कांग्रेस, खासकर कांग्रेस इस पर इस्तीफा देती है, क्योंकि कोई पावर अथॉरिटी रहता नहीं है, जिसके कारण इसको ये लोग इस्तीफा देना शुरू करते हैं। खासकर मुक्ति दिवस के तौर पर और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तौर पर हम लोग मुस्लिम लीग का अप्रोच हम लोग देख पाते हैं इस क्रम में। इसके अलावे 1914 में इधर अगस्त प्रस्ताव के रूप में आता है, जिसको डिस्कार्डेड किया जाता है। 1942 में क्रिस मिशन आता है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और फाइनली हम लोग 1942 में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन को तैयार होते हैं। इस बार स्लोगन होता है डू और डाई, और चित्तू पांडे बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं। वर्धा प्रस्ताव को लाया जाता है और ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया जाता है, जिसमें लीडिंग पर्सन पर कोई नहीं थे। उस समय पुणे के आगा खां पैलेस में किसको रखा गया था? गांधी जी को, क्योंकि वहां से वो लीड नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से नेतृत्व विहीन ये था। और 1942 के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कहा गया था, गांधी जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि अंग्रेजों, भारत को कम से कम भारत के लिए छोड़ दो, अब जापान के लिए मत छोड़ो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं करने जा रहे हैं। जब फर्स्ट में किए थे तो हम पे एक इंटाइटलमेंट हो गया था, रिक्रूटिंग सार्जेंट ऑफ इंडिया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब तो कम से कम देश की आजादी का सबब तैयार कीजिए। तो इस तरह से हम लोग 1942 तक अपना अप्रोच कर चुके थे, जहां तक आपको पढ़ाए थे। ठीक है, ओके। तो